हेलो माय डियर स्टूडेंट, नमस्कार। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस में जुड़ चुके हैं आप अरुणेश कुमार के साथ। पर्वत प्रदेश में पावस, जी हाँ, सुमित्रा नंदन पंत जी की एक कविता है, पर्वत प्रदेश में पावस। और आपका चैप्टर है 5th। चलिए आज हम इसकी व्याख्या समझ लेते हैं, फिर हम अगली बार में इसके प्रश्नोत्तर भी समझ लेंगे। हिंदी बा कोर्स जिन विद्यार्थियों ने लिया है, ये हिंदी बा कोर्स के लिए है, यानी हिंदी बी कोर्स। और जिन विद्यार्थियों ने ए कोर्स ले रखा है उनकी प्लेलिस्ट फुल हो चुकी है, देख लें, ठीक है। और हमारे वेबसाइट पर भी आपको जाना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जहां से आपको इसकी व्याख्या की पीडीएफ मीनिंग के साथ मिल जाएगी। तो पर्वत प्रदेश में पावस समझिएगा, पहले तो आप इसका रसास्वादन कीजिए फिर समझिएगा। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार, पावस ऋतु थी, पावस ऋतु थी। तो बच्चों, पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, प्रकृति का चतुर चितेरा कवि कहा जाता है। तो अब पंत एक पर्वतीय क्षेत्र का वर्णन करते हैं। किसका? एक पर्वतीय क्षेत्र का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उस समय क्या था, पावस ऋतु थी। अब पावस का अर्थ होता है वर्षा और ऋतु का अर्थ है मौसम, यानी वर्षा की ऋतु का समय था। समझ में आई? पावस ऋतु यानी वर्षा ऋतु का समय था, पर्वत प्रदेश और पर्वतीय क्षेत्र था। पर्वत प्रदेश मतलब पर्वतीय क्षेत्र था। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, और प्रकृति का जो वहां पर वेश था, यानी प्रकृति अपना वेश, अपना स्वभाव, जो नेचर था वो अपना अपना जो नेचर था वो अपना नेचर पल पल परिवर्तित कर रहा था। यानी ऐसे समय में प्रकृति हर पल अपने रूप को परिवर्तित कर रही थी। इतनी बात समझ में आई? दोनों पंक्तियों की बात समझिए। वर्षा ऋतु थी, पर्वतीय क्षेत्र था, और प्रत्येक पल प्रकृति अपने वेश को परिवर्तित कर रही थी, चेंज कर रही थी। और ठीक सामने क्या था, आप देखिए, पंत जी कहते हैं कि मेखलाकार पर्वत अपार। मेखला का अर्थ होता है करधनी, ठीक है, मेखला का अर्थ होता है करधनी। करधनी कौन सी होती है? जो हम लोग कमर में बच्चे धारण करते हैं, यहाँ कमर में धारण करते हैं बच्चे, वो मेखला कहलाती है, करधनी, ठीक है। तो मेखलाकार पर्वत अपार, अपार का अर्थ क्या होता है? विशाल। अपार का मतलब विशाल, यानी जिसका कोई आर पार कुछ माप ही न हो, अपार होता, अपरिमित होते हैं। तो विशाल पर्वत जो हैं, सामने विशाल पर्वत दूर दूर तक फैले हुए हैं। मेखलाकार पर्वत अपार, यानी अपार पर्वत करधनी के रूप में चारों तरफ से फैले हुए हैं अपने सहस्त्र। और वे पर्वत जो हैं, कौन? पर्वत अपने सहस्त्र मीन्स हजारों, दृग मीन्स नेत्र, सुमन माने पुष्प। अब दृग सुमन में देखिए, दृग सुमन में आपका रूपक अलंकार है, यानी कि दृग रूपी सुमन, दृग रूपी सुमन यानी नेत्र रूपी पुष्प, ठीक है, पुष्प रूपी नेत्रों को खोल करके। यानी एक पर्वत हैं, पर्वत करधनी के समान हैं, और उन पर्वतों पर हजारों फूल खिले हुए हैं, पुष्प खिले हुए हैं। तो अब मेखलाकार पर्वत अपार कवि कहते हैं कि वहाँ पर करधनी के समान अनेक अपार पर्वत हैं, और अपने हजार पुष्प रूपी नेत्रों को फाड़ करके अवलोक रहा है, देख रहा है बार बार। पुष्प रूपी नेत्रों को फाड़कर बार बार देख रहा है। अवलोक मीन्स होता है देखना, अवलोकना यानी देखना। नीचे जल में निज महाकार, नीचे जो जल है यानी उस पर्वत के, ये पर्वत है, और इस पर्वत के पड़ोस में
क्या है, एक तालाब है, जल है। तो ये पर्वत पे पुष्प लगे हुए हैं, तो ऐसा लगता है अपने पुष्प रूपी आँखों को फाड़ करके नीचे जल, जल में निज माने अपना, महाकार माने महान आकार, अपना विशाल आकार, महाकार यानी विशाल आकार, अपने नेत्रों को फाड़कर अपने विशाल आकार को, जिसके चरणों में पला ताल, ताल मतलब तालाब, तालाब यानी कि नदी कह सकते हैं, पला यानी जिसका पालन कर रहा, चरणों में दर्पण सा फैला है विशाल, उन पर्वतीय क्षेत्र यानी पर्वतों के नीचे एक तालाब जल से भरा हुआ दर्पण के समान, यहाँ पे उपमा अलंकार है, ठीक है, दर्पण के सामने उपमा अलंकार है, तो यहाँ पे रूपक अलंकार, यहाँ उपमा अलंकार। तो पर्वत दर्पण के समान विशाल सरोवर फैला हुआ है, और उसी सरोवर में पर्वत अपने पुष्प रूपी नेत्रों से अपने महान आकार को जल में देख रहा है, बार बार आंखें फाड़ कर। बात समझ में आई होगी, आ गई होगी। नहीं समझ में आई है तो आप दोबारा पढ़, बैक करके वीडियो पढ़ सकते हैं। गिरि का गौरव गा कर झर झर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। गिरिवर के उर से उठ उठ कर, उच्चाकांक्षाओं से तरुवर हैं झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। गिरि का गौरव गाकर झरझर। अब गिरि का गिरि मीन्स होता है पर्वत, गिरि मीन्स पर्वत, गौरव मतलब गौरव गान, गा करके झरझर, झरझर की आवाज, मद में नस नस उत्तेजित कर। यानी कवि अब कह रहा है कि जो, देखिए अगर हम भाषा की बात करें तो भाषा सहज है, सामासिक है, संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग है और खड़ी बोली है। और पर्वत प्रदेश में अनुप्रास अलंकार हमने बताया, आपको उपमा बताया और रूपक अलंकार बताया, ठीक है। तो गिरि का गौरव गाकर झरझर। अब पंत जी कहते हैं कि पर्वतों पर बहने वाले जो झरनों की झरझर आवाज है, उसको सुनकर ऐसा लगता है कि मानो वे पर्वतों का गुणगान कर रहे हैं। गिरि का गौरव गाकर झरझर, ऐसा लग रहा जो जो झरने झरझर की आवाज करते हुए झर रहे हैं, वो पर्वत के गौरव का गान करते हुए झर रहे हैं। और मद में नस नस उत्तेजित कर, तो उनकी आवाज को सुनकर नस नस में जोश भर जाता है और मन में उत्साह और उमंग भर जाता है। मद का मतलब होता है, वैसे तो मद का मतलब अहंकार होता, मद का मतलब नशा भी होता है। तो मस्ती छाने लगती, नस 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 को वो उत्तेजित कर देता है और मस्ती छाने लगती है। मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। जैसे मोती की लड़ियां ऐसे टपक रही हों, जैसे मोती की लड़ियां टपक रही हों, ऐसे ऐसे यहाँ से झरने झर रहे हैं। झाग, झाग जानते हो, फेना, फेना जिसको बोलते हो, फेन, ठीक है। यानी आप जब वो डिटर्जेंट पाउडर घोलते हैं या शैम्पू लगाते हैं, उसमें झाग होता है। तो मोती की लड़ियों से सुंदर, मोती की लड़ियों से अब यहाँ पर लड़ियों से आ गया है तो उपमा अलंकार हो गया, लड़ियों के समान, है ना। तो मोती की लड़ियों के समान सुंदर, झाग से युक्त होकर के निर्झर, यानी कि जो झरने हैं वो झर रहे हैं। और गिरिवर के उर से उठ उठ कर उच्चाकांक्षाओं से तरुवर है झांक रहे नीरव भर पर नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। यानी पहाड़ों पर उगे हुए विशाल एवं ऊंचे पेड़ों के मन में ऊंची ऊंची आकांक्षाएं छिपी हैं। गिरिवर के उर से, गिरिवर मतलब पर्वत, गिरिवर माने पर्वत, उर माने हृदय, उठ उठ कर माने खड़े होकर के। अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पहाड़ों पर उगे हुए विशाल ऊंचे पेड़ों के मन में उच्च आकांक्षाओं से तरुवर, यानी उच्च आकांक्षाओं, ऊंची ऊंची आकांक्षाएं उन पेड़ों में छिपी हुई हैं
और ये शांत आकाश को अनिमेष, अनिमेष मतलब बिना पलक पलक झपकाए, बिना पलक झपकाए, यानी एक टक, अनिमेष मीन्स होता है एक टक झांकना। अटल माने स्थिर होकर के, कुछ चिंता पर, चिंता पर मतलब चिंता में डूबे हुए, चिंता पर मीन्स चिंता में डूबे हुए, चिंता में मग्न। तो ये शांत आकाश को बिना पलक झपकाए एक टक अटल शांत स्थिर होकर के चिंता में डूबे हुए से झांक रहे हैं। यानी इसे देखकर ऐसा लगता है इन पेड़ों को कि जैसे वे आकाश के रहस्यों को जानना चाहते हों। देखिए फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देखिए, ये पर्वत हैं, ये पहाड़ हैं, पर्वत हैं, और इन पे पेड़ बने हुए हैं, ठीक है, इन पे पेड़ बने हुए हैं, ये पेड़ मतलब ये पेड़ उगे हुए हैं। तो अब पंत जी कहते हैं कि गिरिवर यानी वो जो पेड़ है, वो जो पेड़ है, तो वो गिरिवर अर्थात पर्वत, पर्वतों के ऊपर उगे हुए पेड़, ऐसा लगता है जब वो ऊंचे उठे हैं तो ऐसा लगता है उनमें उच्च आकांक्षाएं छिपी हैं, यानी इनमें उच्च आकांक्षाएं छिपी हैं। और ये आकाश मंडल की ओर, ये आकाश मंडल की ओर आकाश में बिना पलक झपकाए एक टक देख रहे हैं, है ना, कुछ चिंता में डूबे हुए से, कि ये आकाश के रहस्यों को जानना चाहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर, रव शेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। इतना समझिए, उड़ गया अचानक लो भूधर, भूधर मीन्स होता है पहाड़, पहाड़ पर्वत भूधर। तो कभी वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए कहता कि ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे अचानक एक पूरा पर्वत, पूरा पर्वत पारद, पारद मीन्स होता है पारा, पारद मीन्स होता है पारा, पारा जानते हो लिक्विड होता है, तो पारा के समान, पारद के पर। अब पारद मीन्स क्या होता है, पारद के पर, पारे के समान जो धवल एवं चमकीले पंखों वाला बादल होता है उसको पारद के पर कहते हैं। ठीक है, पारद के पर माने पंख, पर माने पंख। तो अब समझिए, उड़ गया अचानक लो भूधर, कैसा लग रहा अचानक एक पूरा पर्वत पारे के समान अत्यधिक सफेद होकर अपने चमकीले पंखों को फड़फड़ाता हुआ ऊपर आकाश में उड़ रहा है। यहां पर वर्षा ऋतु का वर्णन। और वर्षा ऋतु में क्या होता है, बादल के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, ये बादल के टुकड़े होते हैं, और जब बादल के टुकड़े होते हैं तो ऐसा लग रहा है कि अचानक से उड़ गया है। अब पर्वतों के ऊपर बादल के टुकड़े हैं, ठीक है, ये पर्वतों के ऊपर बादल के टुकड़े हैं, तो ऐसा लग रहा है कि ये जो बादल के टुकड़े हैं, तो ऐसा लग रहा है ये बादल के टुकड़े नहीं, अचानक भूधर ही उड़ गया है। अपने अपार असंग यानी अपार माने विशाल पारद के पर, पारे के समान विशाल अपने पर फैला करके चमकीले एक क्या उड़ गया है, पर्वत ही उड़ गया है। रव शेष रह गए हैं निर्झर। रव मीन्स होता है ध्वनि, रव मीन्स ध्वनि, मात्र ध्वनि ही शेष रह गई है, यानी झरनों की केवल आवाज ही सुनाई दे रही है, यानी मात्र आवाज ही शेष रह गई है। और टूट पड़ा भू पर अंबर, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भू मीन्स जमीन पर, अंबर मीन्स आकाश, जमीन पर आकाश इतनी तेज वर्षा हुई जैसे आकाश धरती पर टूट पड़ा हो, उसने वर्षा रूपी बाणों से धरती पर आक्रमण कर दिया हो, है ना। तो धस गए धरा में सभय शाल, शाल मीन्स होता है शाल के एक वृक्ष होता है, शाल के विशाल वृक्ष होते हैं। तो धस गया धरा में सभय शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यो जलद यान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्र जाल, था इंद्र खेलता इंद्र जाल। धस गए धरा में सभय शाल, सभय शाल, शाल के विशाल जो वृक्ष हैं वो बादलों के झुंड में ऐसे लग रहे हैं जैसे डर करके वो धरती में धस गए हों। धस गए धरा, धरा मीन्स धरती में, सभय यानी भयभीत होकर के, शाल के वृक्ष ऐसे प्रतीत हो रहे जैसे वो डर के मारे धरती में धस गए हों। उठ रहा धुआं जल गया ताल,
तालाब के जल से इस तरह धुआं उठ रहा है मानो उसमें आग लग गई है। जल गया ताल, ताल मीन्स तालाब, ऐसा लग रहा है कि पूरा तालाब जल गया है, ऐसा भाप उठ रही है, धुआं उठ रहा है। यों जलद यान में विचर विचर था इंद्र खोलता इंद्रजाल। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वर्षा के देवता जो इंद्र हैं वो बादल, जलद यान, जलद मीन्स होता है बादल, और बादल रूपी यान में विचर विचर कर यानी घूम घूम कर, विचर विचर मीन्स घूम घूम कर अपने इंद्रजाल को खोल रहा हो, इंद्र अपने इंद्रजाल को फैला रहा हो, जिसके कारण पर्वतों पर क्षण क्षण विचित्र अद्भुत दृश्य दिखाई दे रहे हैं। तो जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो इंद्र देवता हैं वो इंद्रजाल अर्थात जादू खेल रहे हैं अपने जलद यानी बादल रूपी यान में विचरण करते करते। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, और हम आपको इसमें ये बता दे रहे हैं कि ये जो भाषा है इसकी सहज और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, खड़ी बोली है ना। विचर विचर में पुनरुक्ति प्रकाश है, 2 बार प्रयोग हो गया। अपार पारद के पर में रूपक अलंकार हो गया, पारद रूपी पर, ये है ना, पारद रूपी पर, पारद के पर यानी पारद रूपी पर, यहाँ पर रूपक अलंकार आपका हो गया है। ठीक है, चलिए, और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे कह सकते हैं। और बच्चों डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से जुड़ना मत भूलिए। टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज और व्हाट्सएप नंबर भी हमारा दिया हुआ है। कोई समस्या हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, लेकिन आप व्हाट्सएप करें तो अपना परिचय और अपना बोर्ड अवश्य लिखें, क्योंकि यहाँ पर सीबीएसई और यूपी बोर्ड 2 क्लासेस चल रही हैं। तो अवश्य आप लिखें कि मैं किस बोर्ड में पढ़ता हूँ और क्या चैप्टर में दिक्कत है, कहाँ पे क्या दिक्कत है। ठीक है, कॉल कम ही करें तो अच्छा है, बिल्कुल ही ना बने तब कॉल करें, बाकी आप चैट करेंगे तो आपको जवाब जरूर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।